संविधान निर्माता की सोच क्या थी आरक्षण के संबंध में, संविधान की सोच क्या थी, संविधान सभा की सोच क्या थी, और हम लोग जो संविधान को मानते हैं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर निर्मित संविधान को मानते हैं, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की फिलॉसफी में विश्वास करते हैं, वह लोग इस निर्णय के बारे में, इस बहुमत के निर्णय के बारे में, इस मेजॉरिटी डिसीजन के बारे में क्या सोचते हैं, यह हम सोचेंगे। पहली बात, आर्थिक आधार पर आरक्षण। तो सवाल इस प्रकार से मैं फ्रेम करूंगा कि क्या आरक्षण रोजगार निर्मित का साधन बन सकता है, या क्या आरक्षण गरीबी के निर्मूलन का साधन बन सकता है। आर्थिक आधार पर आर्थिक दुर्बल समुदायों को आरक्षण देने का मतलब गरीबी निर्मूलन के लिए आरक्षण, या गरीबों के लिए रोजगार निर्मित के लिए आरक्षण। तो क्या आरक्षण रोजगार निर्मित का या गरीबी निर्मूलन का माध्यम बन सकता है? मेरा जवाब नहीं ऐसा है। मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं इसके बारे में, सबसे पहले एक बात सुन लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको देखा नहीं देखा मुझे मालूम नहीं, सर्वोच्च न्यायालय में जो पैरवी कर रहे थे उन अधिवक्ताओं में ने भी इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया मुझे नहीं मालूम। मैं पीछे जाता हूं 1991 में, जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, तब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई थी, और मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करते समय वीपी सिंह की सरकार ने 1991 में एक शासनादेश घोषित किया गया था। उस शासनादेश के अधीन ओबीसी को मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। साथ ही उस शासनादेश में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, आर्थिक दुर्बल समुदाय के लिए 10% के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। मुझे नहीं मालूम कि कितने लोगों को इस प्रावधान की जानकारी है। मेरे पास वो निर्णय है, मेरे पास डॉक्यूमेंट है। मैं दावे से कह सकता हूं कि सर्वप्रथम आर्थिक आधार पर आरक्षण का आरंभ वीपी सिंह के समय में जो शासनादेश घोषित किया गया था 1990 उसमें, और जब इस आरक्षण को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई 1992 का निर्णय, तब 9 न्यायाधीशों के खंडपीठ ने आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान विरोधी है ऐसा कर आरक्षण को निरस्त कर दिया था, आरक्षण को रद्द कर दिया था। 9 न्यायाधीशों के आरक्षण ने इसको रद्द किया। 5 न्यायाधीशों का खंडपीठ इसको संविधान सम्मत मानता है। शायद जस्टिफिकेशन यह दिया जाता है कि वह आरक्षण शासनादेश के अधीन था, यह आरक्षण संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है, इसलिए संविधान सम्मत है। इसके बारे में मैं चाहता हूं कि अधिवक्ता लोग, संविधान के जानकार, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के जानकार इसके संबंध में अधिक बातचीत करें तो अधिक अच्छा होगा। आरक्षण शुरू में जब आरक्षण का विचार आया, संविधान सभा में जब आरक्षण पर चर्चा हुई, संविधान सभा से भी पहले आरक्षण पर जो चर्चा हुई वह चर्चा अल्पसंख्यक परामर्शदाता समिति में हुई, माइनॉरिटीज एडवाइजरी कमेटी। 52 सदस्यों की समिति बनी हुई थी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर उसके एक सदस्य थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समिति के अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक समिति नाम होते हुए भी अनुसूचित जाति जनजाति का भी उसमें समावेश था, अल्पसंख्यक समुदाय में उनका भी समावेश किया गया था, और इस समिति में, परामर्शदाता समिति में आरक्षण पर बात हुई। अनुसूचित जाति जनजाति को उस समय सिर्फ अनुच्छेद 16 के संबंध में बात हुई, शासन के सेवाओं में आरक्षण। अनुच्छेद 15(4)
बाद में 1951 में संविधान संशोधन धारा संविधान में आया है, इसलिए संविधान सभा में उस पर कोई बात न हुई, पार्लियामेंट में बात हुई। इसलिए आरक्षण के संबंध में जब भी हम बात करेंगे तब अनुच्छेद 16(4) की बात होगी, संविधान सभा की बात होती, और 16(4) को जो लागू है वही 15(4) को लागू होगा, इतना ही उसमें फर्क है। जब 16(4) पर चर्चा चल रही थी तो आरक्षण का आधार सिर्फ ये था कि भूतकाल में, इतिहास काल में सामाजिक भेदभाव के चलते कुछ समुदायों में निर्योग्यता अस्तित्व में आई, डिसेबिलिटीज। ऐसे कौन से समुदाय थे? अनुसूचित जाति जो पूर्वाश्रम के अछूत थे, अनुसूचित जनजाति जिसको आदिवासी कहा जाता था, और ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको मनुस्मृति शूद्र कहती है, जिसको मनुष्य में शूद्र कही, इनके साथ इतिहास में सामाजिक भेदभाव किया गया। इसके चलते कुछ निर्योग्यताएं, शिक्षा का अभाव, रोजगार का अभाव, स्वतंत्र जीवन का अभाव, सारे ही नागरिक अधिकार को नकार, तो इस प्रकार से जो निर्योग्यताएं, वह निर्योग्यताएं आज भी विद्यमान है और आज भी उनके प्रति भेदभाव किया जा रहा है। ऐसे वर्गों के लिए सामाजिक समता का अधिकार प्रस्थापित करने के लिए, सामाजिक न्याय प्रस्थापित करने के लिए, उनको भी समान अवसर मिले, इसीलिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया। यह प्रावधान सर्वप्रथम अल्पसंख्यक परामर्शदाता समिति में किया गया, बाद में संविधान सभा में वह सिफारिश आई और वह सिफारिश मान्य हो गई, और उस आधार पर संविधान में अनुच्छेद 16(4) आया, जो सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी को शासकीय सेवा में आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 15(4) शिक्षा में आरक्षण संविधान संशोधन 1951 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब लॉ मिनिस्टर थे तब किया, और उसके चलते यह आरक्षण आया। तो यह बात ध्यान, आधार आरक्षण का शुरू से ही सामाजिक पिछड़ापन रहा, जो भूतकाल में था, जो आज भी है, और आज की स्थिति में उसके निवारण के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। 1950 की बात हम लोग कर रहे हैं। भारत कैसा था? भयानक दरिद्रता थी, लोग गरीब थे, आजीविका विहीन थे, अकाल की स्थिति थी, शिक्षा की विहीन थी, 10% भी साक्षरता नहीं थी। ऐसा होते हुए भी संविधान सभा में आर्थिक आधार पर आरक्षण का विचार किसी के भी मन में नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि संविधान सभा में बैठे हुए लोग आज के पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों जैसे नहीं थे। वह देश की सोचते थे, समाज की सोचते थे, संविधान की सोचते थे, और वो ये मानते थे और यह जानते थे कि गरीबी का निर्मूलन करना है, बेरोजगारी का निर्मूलन करना है, अशिक्षा का निर्मूलन करना है, तो आरक्षण उसका उपाय नहीं हो सकता। आरक्षण तो कुछ लोगों को मिलेगा, हमको तो सारे ही गरीबों की गरीबी निर्मूलन करने, सारे लोगों को शिक्षा देनी है, सारे लोगों के लिए आजीविका आश्वासित करनी है। इसका समाधान आरक्षण नहीं हो सकता, इसका समाधान अर्थव्यवस्था है। हमें भारत में ऐसी अर्थव्यवस्था निर्माण करनी पड़ेगी जो अर्थव्यवस्था सबको आजीविका प्रदान करेगी, जो अर्थव्यवस्था सबकी बेरोजगारी दूर करेगी, जो अर्थव्यवस्था गरीबी के निर्मूलन में सहायक होगी, और जो अर्थव्यवस्था सबकी शिक्षा के लिए प्रयास करेगी। वह इसीलिए हम चाहे आज भले ही कुछ भी कहें, इसीलिए स्वतंत्रता के बाद 1951 से 1952 से मैं कहूँगा 1952 में जब निर्वाचित सरकार स्थापन हुई, तब सबसे पहले सरकार ने योजना आयोग की स्थापना की, प्लानिंग कमीशन की स्थापना की, जिस प्लानिंग कमीशन को मोदी जी ने बर्खास्त कर दिया और उसकी जगह पर नीति आयोग की स्थापना की। योजना आयोग काहे के लिए? डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि उनको योजना आयोग का
उपाध्यक्ष बनाया जाए, नहीं बनाया गया। यह भी एक कारण था 1951 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने मंत्री पद का त्याग पत्र दे दिया था। क्यों? क्योंकि योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का लागू कर कर हम गरीबी का दूर कर सकते हैं, बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, अशिक्षा को दूर कर सकते हैं। यह अर्थव्यवस्था के सवाल है और अर्थव्यवस्था में उचित परिवर्तन कर कर ही हम इसको दूर कर सकते हैं। यह मान्यता है और यह मान्यता 2019 तक कायम रही है। अर्थव्यवस्था में परिवर्तन कीजिए, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करने के बाद ही यह सारी बातें हैं। दुनिया की जब हम सोचते हैं, दुनिया में भी गरीबी है, दुनिया में भी बेरोजगारी है, दुनिया में भी शिक्षा से वंचित लोग हैं, परंतु उसी के साथ साथ दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके प्रति भेदभाव किया जाता है। उनके वर्ण के आधार पर ब्लैक और व्हाइट भेदभाव किया जाता है। हिस्पानिक है, इधर से आए हैं, उधर से आए हैं, दूसरे देश से आए हैं, इस आधार पर भेदभाव। उनके लिए, उस भेदभाव की समाप्ति के लिए अलग अलग देशों में भी एक सकारात्मक कृति की जाती है, अफर्मेटिव एक्शन की जाती है, जिसका आरक्षण एक हिस्सा होता है। परंतु किसी भी देश में गरीबी निर्मूलन के लिए, बेरोजगारी निर्मूलन के लिए या सबको शिक्षा हो, इसके लिए आरक्षण की नीति का अवलंबन नहीं किया है। अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, अमेरिका की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की बात की जाती है। आज भी थॉमस पिकेटी जैसा अर्थतज्ञ फ्रांस का है, वो कहता है कि दुनिया में आर्थिक असमानता बढ़ रही है, पूंजीवाद उसका जवाब नहीं है, किसी को आरक्षण दे देना जवाब नहीं है। अर्थव्यवस्था डेमोक्रेटिक सोशलिज्म तक जाएगी तभी शायद यह समस्या समाधान। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी भारत की गरीबी, भारत की अशिक्षा, भारत की बेरोजगारी, भारत में सबको प्रतिष्ठित आजीविका प्राप्त हो, इसलिए स्टेट सोशलिज्म की बात की थी। संविधान के निर्माता होने के पश्चात भी डॉक्टर अंबेडकर स्टेट सोशलिज्म संविधान में नहीं ला पाए, क्योंकि बहुमत उस समय उसके अनुकूल नहीं था। आज भी यदि गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, अस्वास्थ्य, इन समस्याओं को दूर करना है तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के स्टेट सोशलिज्म का मतलब डेमोक्रेसी प्लस सोशलिज्म होता है, और स्टेट सोशलिज्म का मतलब ये डेमोक्रेसी प्लस सोशलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन में रखा जाना चाहिए, इसलिए उसको डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सोशलिज्म। कहने का मतलब यह है कि गरीबी निर्मूलन, रोजगार की निर्मिति, बेरोजगारी का निर्मूलन, सबके लिए शिक्षा, यह अर्थव्यवस्था की समस्याएं हैं और यह समस्याएं अर्थव्यवस्था में उचित परिवर्तन कर ही दूर की जानी चाहिए। आरक्षण उसका उपाय नहीं होगा। आरक्षण कभी भी गरीबी निर्मूलन या रोजगार निर्मिति का कार्यक्रम नहीं हो सकता। जिनको 10% आरक्षण मिला है उनको मैं पूछता हूं, 10% आरक्षण, सरकारी नौकरियां कम हो रही है, शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, ऐसी स्थिति में 10% आरक्षण देने के बाद में भी आप में से कितने लोगों को उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश मिलेगा? आप में से कितने लोगों को सरकारी नौकरी में प्रवेश मिलेगा? और कुछ गिने चुने लोगों को सरकारी नौकरी में प्रवेश मिल भी जाए, कुछ गिने चुने लोगों को यदि शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश मिल भी जाए, क्या समुदाय करके, समाज करके आपकी बेरोजगारी के प्रश्न का समाधान हो जाएगा? क्या समाज करके आपकी शिक्षा के वंचितता का समाधान हो जाएगा? क्या आपके आजीविका की समस्या का समाधान हो जाएगा? यह नहीं है, यह भ्रम है कि आरक्षण देकर आपकी गरीबी दूर करना सरकार कर देगी। यह भ्रम है कि आपको आरक्षण देकर आपको सरकार आजीविका और शिक्षा देगी। यह भ्रम है, इस भ्रम में कभी भी नहीं रहना चाहिए। हाँ, इसका एक परिणाम जरूर होगा। आज की जो अर्थव्यवस्था है, जिसमें भयानक बेरोजगारी को जन्म दिया है, जिसमें तुलनात्मक दृष्टि से गरीबी बढ़ रही है, कल परसों के स्टैटिस्टिक्स है, कोरोना के काल में
अदानी की संपत्ति जो 2 लाख करोड़ थी वह 19 लाख करोड़ हो गई है। 2 साल में 10 गुना संपत्ति बढ़ गई है। और उसी समय में 80 करोड़ लोगों की आजीविका समाप्त होने के बाद 80 करोड़ लोग आज सरकार द्वारा दिए गए, मोदी जी द्वारा दिए गए मुफ्त अनाज पर दे रहे हैं। यह भारत की अर्थव्यवस्था है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का गुणगान करने वाले 80 करोड़ लोगों को सम्मानजनक आजीविका नहीं दे पाए हैं। तो यह अर्थव्यवस्था कायम रखी जाएगी। आपको 10% आरक्षण देने के बाद और क्या चाहिए? अदानी की संपत्ति बढ़ती है तो इससे आपको क्या लेना देना है? गरीबी बढ़ती है तो इससे आपको क्या लेना देना है? बेरोजगारी बढ़ती है तो इससे आपको क्या लेना देना है? हम अर्थव्यवस्था नहीं बदलेंगे, आपको गरीबी रखेंगे, आपको आरक्षण से संतुष्ट होना चाहिए। यह बात जिनको 10% आरक्षण मिला है उन्होंने सोचनी चाहिए। अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए कोई आंदोलन न हो, जन सामान्य उठकर खड़ा न हो, अपनी गरीबी के लिए सरकार को सवाल न पूछे, अपनी बेरोजगारी के लिए सरकार को सवाल न पूछे, इसीलिए इस प्रकार के आरक्षण का प्रलोभन देकर लोगों को भरमाया जा रहा है। इस 10% आरक्षण से भारत के गरीबों का जो सामान्य प्रवर्ग में है कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता। अंत में इतना ही कहूंगा कि संविधान आर्थिक आरक्षण को मान्यता नहीं देती। संविधान में आरक्षण का आधार केवल और केवल सामाजिक पिछड़ापन है और इसीलिए अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। इसके आगे इसका कोई संबंध नहीं है। इसीलिए मैं आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण की मान्यता को असंवैधानिक मानता हूं। न्यायाधीश महोदय मुझे माफ करेंगे, शायद वो मुझसे अधिक संविधान को जानते हैं, निश्चित ही जानते हैं, शायद नहीं, परंतु जो थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है डॉक्टर अंबेडकर की फिलॉसफी के आधार पर, संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने जो भी भाषण दिए उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने इस आरक्षण का सामाजिक आधार ही नहीं रखा, गरीबी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, अशिक्षा की समस्या के समाधान का भी उपाय दिया है जो अर्थव्यवस्था में परिवर्तन है, आरक्षण नहीं है। इसीलिए मैं मानता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय का आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का निर्णय मुझे असंवैधानिक लगता है, संविधान विरोधी लगता है। इसलिए न्यायमूर्ति महोदय मुझे माफ करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, आरक्षण की 50% की मर्यादा। बहुत बार पॉलिटिशियंस, सर्वोच्च न्यायालय ने कल तक आरक्षण की मर्यादा 50% निश्चित की थी, तो कल तक ये सवाल पूछे जा रहे थे, संविधान में तो कहीं है नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने यह आरक्षण की 50% की मर्यादा कहां से लाई है। तो चलिए मैं आपको संविधान सभा ले चलता हूं। चलिए मैं संविधान सभा में आपको 30 नवंबर 1948 इस तिथि का विवरण आपको बताना चाहता हूं। संविधान सभा में 30 नवंबर 1948 को मसौदे में जो अनुच्छेद 10 था, संविधान में जो अनुच्छेद 16 है, उस पर चर्चा हो रही थी। और चर्चा थी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की, यह चर्चा थी। साथ में यह भी चर्चा थी कि समान अवसर सबको मिलने चाहिए। मतलब 2 सिद्धांतों पर चर्चा चल रही थी, समान अवसर का सिद्धांत, इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। साथ में अब तक जिन लोगों को शासन संस्था में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला उनको प्रतिनिधित्व मिले, इसको सोशल जस्टिस कहते हैं। दो सिद्धांत, समानता का सिद्धांत और सोशल जस्टिस, इस पर चर्चा चल रही थी। और चर्चा का जवाब देते हुए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि 16(1) जो समानता, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, समान अवसर की समानता का सिद्धांत है, वो उसका प्रतिनिधित्व करता है। अनुच्छेद 16(4) जिनको अब तक शासन व्यवस्था में प्रतिनिधित्व नहीं मिला उनके आरक्षण की बात करता है। इन दोनों में संतुलन रखना जरूरी है।
क्योंकि आरक्षण सामाजिक समानता के लिए है, क्योंकि आरक्षण सामाजिक समानता के लिए है। यदि इस समाज में सामाजिक समानता प्रस्तापित करनी है तो डॉक्टर आंबेडकर जो बात करते हैं वह मैं आपको अंग्रेजी में बताता हूं। देयरफॉर द सीट्स टू बी रिजर्व if the reservation is to be consistent with subclause 1 of Article 16 must be confined to minority of seats। इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 16 का खंड 1 जो समान अवसर का सिद्धांत को प्रतिपादित करता है, वह खंड यदि जिंदा रहना है तो अनुच्छेद 16 के खंड 4 के अधीन सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण दिया जा रहा है वह हमेशा से माइनॉरिटी ऑफ सीट्स में होना चाहिए, अर्थात 50% से कम आरक्षण होना चाहिए। यदि 50% से अधिक आरक्षण होता है तो डॉक्टर आंबेडकर कहते हैं कि सामाजिक समानता का सिद्धांत, सामाजिक न्याय का सिद्धांत, समान अवसर के सिद्धांत की हत्या होगी। शायद आरक्षण जिंदा रहे, परंतु इस समाज में सामाजिक समानता कभी भी प्रस्तापित नहीं होगी। आरक्षण यदि सामाजिक समानता के प्रस्तापना के लिए है तो आरक्षण की मर्यादा 50% ही रहनी चाहिए, उससे अधिक नहीं। इसी विचार को इंदिरा साहनी प्रकरण में न्यायालय ने मान्य किया। 9 न्यायाधीशों का खंडपीठ यही मान्यता रखता है कि आरक्षण सामाजिक समानता के लिए है। इसीलिए अनेक स्थानों पर 9 न्यायाधीश डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का या 30 नवंबर 1948 का भाषण कोट करते हैं और अंत में निर्णय देते हैं कि एक्सट्रीमली एक्सेप्शनल सिचुएशन ओकर, एक बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही गंभीर अपवाद को छोड़कर आरक्षण की मर्यादा 50% ही रहेगी। कभी भी किसी भी परिस्थिति में आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण यदि 50% से अधिक होता है तो समानता के सिद्धांत की हत्या होना लाजमी है, हत्या हो जाएगी। हम भारत के लोग, हम जिनको भी आरक्षण मिला है वो लोग यह सोच लीजिए कि अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी को दिया गया आरक्षण सामाजिक समानता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए। जिस दिन इस समाज में सामाजिक समानता प्रस्तापित होगी, सामाजिक न्याय की प्रस्तावना होगी, अवसर की समानता के सिद्धांत की प्रस्तावना होगी, समान सामाजिक दर्जा के सिद्धांत की प्रस्तावना होगी, शायद उस दिन किसी भी को भी आरक्षण की जरूरत नहीं रहेगी। डॉक्टर आंबेडकर कहते हैं समानता का सिद्धांत परमानेंट है, चिरंतन है, इटर्नल है। आरक्षण उस ओर जाने का रास्ता है, आरक्षण उस ओर जाने का रास्ता है। यह 10% आरक्षण देकर, 10% आरक्षण देकर समानता के और आरक्षण की सीमा 60% कर और इसके आगे भी टूटने की संभावना को उजागर कर समानता के सिद्धांत की हत्या की जा रही है। यह कहा जा रहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी को, आपके आरक्षण को हमने छुआ क्या? आपके आरक्षण को हम छू रहे हैं क्या? यदि आपके आरक्षण को छू नहीं रहे तो फिर यदि आर्थिक दुर्बल समुदाय को 10% आरक्षण दिया जाता है तो आपको आपत्ति क्यों नहीं चाहिए? हमको आपत्ति है। आपत्ति इसलिए है कि आरक्षण की 50% की सीमा का भंग कर आप लोग यह सीमा का भंग कर आप लोग समानता के सिद्धांत की हत्या कर रहे हैं और इस देश, इस भारतीय समाज में कभी भी समानता प्रस्तापित न हो, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। दूसरा सवाल इसमें से ये आता है, जब 9 न्यायाधीश का खंडपीठ 50% की सीमा निर्धारित करता है तो क्या 5 न्यायाधीशों के खंडपीठ को यह सीमा भंग करने का निर्णय देना उचित है, आवश्यक है? यह सवाल भी
कभी ना कभी आएगा और इसका आना लाजमी है। इस प्रकार से आर्थिक आधार पर आरक्षण देकर समानता की हत्या करने के प्रयास किए जा रहे हैं। समानता की हत्या होने की संभावना है। हम लोगों को, भारतीय समाज को और विशेष तौर पर अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी को, पिछले पूर्वाश्रमी के अछूतों को, पूर्वाश्रमी के शूद्रों को यह सोचना चाहिए कि आरक्षण समानता के लिए चाहिए कि समानता विरहित जाति व्यवस्था कायम रखने वाला आरक्षण चाहिए, और इसलिए हम लोगों को सोचना होगा। और एक महत्वपूर्ण है कि क्या यह निर्णय जाति आधारित आरक्षण के अंत का प्रारंभ है? बहुत बड़ा सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं। क्या यह निर्णय जाति आधारित आरक्षण का आरंभ बिंदु बन जाना? किसी भी पांच न्यायाधीशों के खंडपीठ में से किसी ने भी इस आरक्षण का विरोध नहीं किया है। यू ललित और भट्ट ने जो विरोध किया है उसका कारण मैं और फिर से दोहराना चाहता हूँ। यू ललित और भट्ट कहते हैं कि इस आरक्षण में से आर्थिक दुर्बल समुदाय को दिए गए आरक्षण में से अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी के गरीब लोगों को दूर रखा गया है, उनका भी समावेश किया जाना चाहिए। कल यदि सर्वोच्च न्यायालय में इस आधार पर याचिका दाखिल होती है कि इन गरीबों को भी ले लेना चाहिए साथ में, इस आरक्षण के लाभ उनको भी मिलना चाहिए, उनको चॉइस देना चाहिए, आप उधर का आरक्षण लीजिए या इधर का आरक्षण लीजिए। और गरीब यदि ये सोचते हैं कि अनुसूचित जाति का आरक्षण लेने के बाद भी हमें आरक्षण के लाभ नहीं मिलते, एसटी यह सोचता है कि हमें आरक्षण है परंतु हमें लाभ नहीं मिलते हैं, ओबीसी में से कुछ लोग सोचते हैं और इधर आ जाते हैं, तो आगे चलकर यह सोचा जाएगा इस समाज में, जब एससी एसटी ओबीसी के गरीबों को आर्थिक आधार पर आरक्षण मान्य है तो फिर जाति आधारित आरक्षण की जरूरत क्या है? कैसा है? मैं बड़ा आरोप करना चाहता हूं अल्पमत में जो न्यायमूर्ति है उन पर। उन्होंने यह सवाल, यह प्रश्न रखा है कि यदि एससी एसटी ओबीसी के गरीब यदि इस आर्थिक दुर्बल समुदाय को दिए गए आरक्षण के परिधि से बाहर रखे जाते हैं, इसीलिए यह संविधान संशोधन असंवैधानिक है, इसका मतलब इनको जोड़ना चाहिए। जब भी अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी के गरीब यदि इस आरक्षण के लाभार्थी करके घोषित जाते हैं तो 100% गरीब उस आरक्षण के लाभार्थी होंगे। और फिर सवाल पूछा जाएगा कि सारे गरीब यदि आर्थिक आधार पर आरक्षण से लाभान्वित हो रहे हैं तो जाति आधारित आरक्षण की जरूरत क्या? ऐसा सिद्धांत पूछा जाएगा, ऐसी बात पूछी जा सकती है। संविधान में इसका कभी भी समर्थन नहीं किया, परंतु अभी न्यायाधीश महोदय आर्थिक न्याय के आधार पर इस प्रकार के संशोधन का समर्थन कर रहे हैं। समझो, संशोधन इस प्रकार के विचार को केंद्र सरकार पार्लियामेंट में लाती है कि आर्थिक आधार पर दिया जाने वाला आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी के गरीबों को भी दिया जाना चाहिए। तो फिर भी वही स्थिति होगी कि यदि यह गरीब आर्थिक आधार पर आरक्षण लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो फिर जाति आधारित आरक्षण की जरूरत क्या है, क्या जरूरत रहेगी? 50% आरक्षण की मर्यादा भंग कर सामाजिक भेदभाव के निर्मूलन की, सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय, दर्जा और अवसर की समानता के उद्देश्यों को तिलांजलि दे दी गई है।
जाति आधारित समाप्ति का प्रक्रिया का यह एक अंग माना जाना चाहिए। 7 दशक का कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय, यह आर्थिक आरक्षण यदि सामाजिक समानता के लिए है, परंतु 7 दशक से आरक्षण लागू है, सामाजिक समानता क्यों नहीं आई? जब सामाजिक समानता क्यों नहीं आई, यह सवाल पूछने वाले यह नहीं सोचते कि सामाजिक समानता लाने की जिम्मेदारी किसकी है। जो जात पात मानते हैं, जो जाति व्यवस्था कायम रखना चाहते हैं, जाति व्यवस्था निर्मूलन उनकी भी जिम्मेदारी है, और इसीलिए अभी तक समानता नहीं है। और फिर भी बड़े मान भावीपन से सवाल पूछा जाता है, कब तक आरक्षण भाई, समानता तो आई ही नहीं, और इसीलिए क्यों नहीं आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। एक सवाल और भी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, और बड़ा यह इशू है, मेरी दृष्टि से बड़ा गंभीर इशू है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात मैं यहां करने जा रहा हूं। संविधान, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की फिलॉसफी सामाजिक समता की बात करती है। इसका अर्थ होता है जाति व्यवस्था निर्मूलन की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जाति व्यवस्था निर्मूलन की बात करते हैं, समान अवसर की सिद्धांत की बात करते हैं, जाति व्यवस्था निर्मूलन की बात करते हैं। इसको डॉक्टर अंबेडकर, इसको भारत का संविधान, इसको डॉक्टर अंबेडकर की फिलॉसफी समानता कहते हैं। सोशल इक्वेलिटी, प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्वेलिटी, सोशल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समरसता की बात करता है, अंग्रेजी शब्द उसके लिए मेरे पास नहीं है, समरसता की बात करता है। इसका मतलब जाति व्यवस्था कायम रखकर भी सार्वजनिक जीवन में समानता का व्यवहार करना, परंतु अंडरलाइन, हाँ मैं ब्राह्मण हूं, आप अछूत हो, परंतु आज मैं आपको छू सकता हूं, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले ही मैं मेरे घर में आपको प्रवेश नहीं दूंगा, भले ही मैं आपके घर में आकर खाना नहीं खाऊंगा, भले ही आप में और ये बेटी व्यवहार नहीं होगा, जाति व्यवस्था कायम रखकर भी सार्वजनिक जीवन में मैं आपके साथ बैठ सकता हूं। इसको समरसता कहते हैं। समरसता जाति व्यवस्था कायम रखने वाला सिद्धांत है। और जब समरसता की बात होती है तो आरएसएस सवाल पूछता है, जब जाति आधारित आरक्षण है, जब तक जाति आधारित आरक्षण है तब तक समानता की बात होती रहेगी, तब तक समानता का सिद्धांत जीवंत रहेगा। जिस दिन जाति आधारित आरक्षण की बात समाप्त होगी, समानता के सिद्धांत की भी हत्या हो जाएगी। आरक्षण भले ही कायम रहेगा, समानता का सिद्धांत कायम नहीं रहेगा। आरएसएस क्या चाहेगा? समरसता चाहने वाले जाति कायम रखकर आरक्षण की बात करते हैं, समानता चाहने वाले जाति निर्मूलन के लिए आरक्षण की बात करते हैं। और इसीलिए बार बार सरसंघ चालक आरएसएस के लोग, समरसता की बात करने वाले लोग आरक्षण के पुनर्विचार की बात करते हैं। पुनर्विचार का अर्थ जाति आधारित आरक्षण समाप्त कर समानता की प्रस्तावना का प्रश्न जीवंत रखने वाले जाति आधारित आरक्षण को समाप्त कर जाति आधारित जाति व्यवस्था कायम रखने वाले, समरसता का पुरस्कार करने वाले आर्थिक आरक्षण की बात यदि आरएसएस करता है तो क्या होगा? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि यह जाति आधारित आरक्षण के समाप्ति के प्रयास है। और यदि बीजेपी जो इस विचार को मानता है, बीजेपी भले कुछ भी कहे कि हम आरक्षण को हाथ नहीं लगाएंगे, परंतु वह जाति आधारित आरक्षण के विरोधी है। यदि 370 आ गया, किसी ने विरोध नहीं किया, पार्लियामेंट में आ गया, बुलडोजर चलता है 370 के समय में, और क्या कहेंगे उसको, नागरिकता संशोधन कानून आ गया, किसी ने विरोध, बुलडोज, राम मंदिर बनाने का प्रयास, बुलडोज। ऐसे ही बुलडोजर की नीति के चलते यदि संसद में प्रस्ताव आ गया कि हम जाति आधारित आरक्षण को समाप्त कर
आर्थिक आधार पर सबको आरक्षण देने का प्रयास करते हैं तो कौन विरोध करेगा? किसमें ताकत है विरोध करने की? आर्थिक आधार पर आरक्षण को डीएमके को छोड़कर बाकी सारे ही राजनीतिक पक्षों ने इसका समर्थन किया है। कल भी शायद यही लोग आर्थिक आधार पर आरक्षण का समर्थन करने आगे आएंगे। संविधान सभा में भी जाति के अस्तित्व का समर्थन करने वाले लोग थे। कांग्रेस पक्ष के शासनकाल में भी जाति व्यवस्था का समर्थन करने वाले लोग थे। कांग्रेस पार्टी में भी जाति व्यवस्था का समर्थन करने वाले लोग थे है। बीजेपी तो जाति व्यवस्था का समर्थन ही करती है। ऐसी स्थिति में जाति आधारित आरक्षण को समाप्त कर यदि आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होता है, विरोध कौन करेगा? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसका विरोध नहीं करने वाली है। आम आदमी में, SC ST OBC में इसके विरोध की ताकत नहीं है, क्योंकि वो हमारा आरक्षण सुरक्षित है, जाति व्यवस्था रहती या नहीं रहती इससे हमें क्या लेना देना। यदि यह मानसिकता 70 साल में विकसित हो चुकी है, इसका कोई विरोध नहीं करेगा। इससे बाबा साहब की पराजय होगी, इससे संविधान की पराजय होगी, इससे समानता के सिद्धांत की हत्या होगी। क्या हम चाहते हैं कि बाबा साहब की पराजय हो? क्या हम चाहते हैं कि संविधान की पराजय हो? क्या हम चाहते हैं कि संविधान की समानता की हत्या हो? यदि हम ये चाहते हैं तो हम बाबा साहब के प्रति, संविधान के प्रति द्रोह कर रहे हैं, ऐसा मैं मानूंगा। और इसीलिए इस 10% आरक्षण का सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता देने के बाद भी विरोध करना चाहिए। इसका विरोध बहुत जरूरी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो शायद किसी के भी दिमाग में आएगी नहीं आएगी मुझे नहीं मालूम, और यह मैं SC ST OBC को उद्देशित कर रख रहा हूं। जैसा मैंने पहले ही कहा है कि माहेश्वरी जी कहते हैं 50% आरक्षण की मर्यादा SC ST OBC के लिए है। इसका अर्थ यह है OBC अब कितना भी लड़ाई लड़े, जब तक सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय नहीं बदलता, उनका आरक्षण 27 से 28% नहीं हो सकता, अनुसूचित जाति का 15 से 16 नहीं हो सकता, और आदिवासियों का, अनुसूचित जनजाति का 7.5 से 8 नहीं हो सकता। आइए स्थिति कैसे? अनुसूचित जाति को 15% आरक्षण है, अनुसूचित जनजाति को 7.5% है, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27%। टोटल होती है 49.5, 50% पकड़ लीजिए। मगर इनकी जनसंख्या कितनी है? अनुसूचित जाति की 15%, जनजाति की 7.5%, OBC 52%। ये 52% मैंने मंडल आयोग के रिपोर्ट से ली है ये फिगर। टोटल जनसंख्या कितनी होती है? 75%। 75% लोगों के लिए आरक्षण कितना? 50%। ध्यान दीजिए SC ST OBC 75% जनसंख्या के लिए आरक्षण 50%, और बचे हुए 50% के लिए, बचे हुए 50% के लिए, बचे हुए 25% के लिए, सॉरी, बचे हुए 25% के लिए जिसमें सवर्णों की मेजॉरिटी है। कौन है? SC को माइनस कर दीजिए, ST को माइनस कर दीजिए, OBC को माइनस कर दीजिए, बचेंगे कौन? सारे सवर्ण बचेंगे। सवर्णों के लिए कितने हैं ये? 25%। उसमें ब्राह्मण भी आ गए, अन्य उच्च जाति के लोग भी आ गए। OBC को माइनस करने के बाद बचे हुए सारे उच्च जाति के लोग ही बच जाते हैं। यह 25% लोगों के लिए आरक्षण कितना है? 10% प्लस 40%। मेरी बात फिर से सुन लीजिए। 50% SC ST OBC के लिए, सॉरी 75% SC ST OBC के लिए 50% आरक्षण, और 25% सवर्ण और उच्च जातियों के लिए 10 + 40 50%। 25% के लिए 50%। आप खुली जगहों पर कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते, करने के बाद भी आपको कहीं पर भी नियुक्ति मिलती। तो 25% के लिए 40-50% आरक्षण, और यह 10% की सीमा भी टूट सकती है। 20 हो सकता है, 30 हो सकता है। यह 25% के लिए जब 10 + 40, 20 + 30, 30 + 20 इस प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था होती है। क्या इस प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था SC ST OBC को मान्य है?
75% के लिए 50% और 25% के लिए बचा हुआ 10 + 40%। यह व्यवस्था हम लोगों को मान्य है। इसका विचार SC ST OBC ने गंभीरता से। लास्ट पॉइंट में कहूंगा, पारडीवाला का जो विधान है कि दो डॉक्टर अंबेडकर wanted it reservation for 10 years, it has continued for 7 decades। और इसीलिए पारडीवाला अपने निर्णय में कहते हैं, जिसका कहीं प्रश्न में कहीं उल्लेख नहीं है, अवांछित हस्तक्षेप कर कहते हैं कि कब तक आरक्षण कंटिन्यू रहेगा, कभी ना कभी तो यह समाप्त होना चाहिए। पारडीवाला की क्षमा चाहते हुए मैं उनको याद दिलवाना चाहता हूं कि 10% आरक्षण की बात अंबेडकर जी ने मान्य की, कही नहीं। ये स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए, 10% की बात को डॉक्टर अंबेडकर को मान्यता देनी पड़ी। डॉक्टर अंबेडकर 10% के आरक्षण के लिए राजी नहीं थे। यह प्रक्रिया, और यह 10% आरक्षण फिर मैं आपको ले जाऊंगा अल्पसंख्यक परामर्शदाता समिति संविधान सभा में सर्वप्रथम जिस आरक्षण की बात हुई वो पॉलिटिकल आरक्षण था। और जब संविधान सभा के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पॉलिटिकल आरक्षण, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पॉलिटिकल आरक्षण पर जब चर्चा हो रही थी, तब 10% आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया। डॉक्टर अंबेडकर ने उस परामर्शदाता समिति के सदस्यों ने यह कहा कि भाई अनुसूचित जाति जनजाति को 1936 में आरक्षण मिला, 1939 युद्ध शुरू होने के बाद आरक्षण को स्थगित किया गया, 46 में थोड़े समय के लिए आरक्षण मिला जो चुनाव हुए, उसके बाद तो आरक्षण का लाभ मिला। इसलिए कम से कम यह पॉलिटिकल आरक्षण आरंभ में 20 साल के लिए रखना चाहिए। संविधान सभा डिबेट्स में इसका उल्लेख है, चाहो तो मैं बता दूंगा आपको, 20 साल के लिए रखना चाहिए। सरदार पटेल और परामर्शदाता समिति इसके लिए राजी नहीं थी। परामर्शदाता समिति ने अंबेडकर के विचार को मान्यता न देते हुए 10 साल के लिए आरक्षण मान्य किया, और यदि संसद चाहे तो यह मर्यादा बढ़ सकती है, ऐसा प्रस्ताव पारित किया। और पॉलिटिकल आरक्षण के लिए 10 साल की सीमा परामर्शदाता समिति ने निर्धारित की, संविधान सभा ने उसको स्वीकृति दी, और संविधान में अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 जिसको हम पॉलिटिकल आरक्षण कहते हैं, उसके लिए यह 10 साल की सीमा लागू। उसके बाद में हर एक 10 साल के बाद यह सीमा बढ़ती रही, और अभी जो आरक्षण अस्तित्व में पॉलिटिकल आरक्षण 330 और 332 अनुच्छेद के तहत, उसकी समय सीमा 2030 तक बढ़ाई गई है। 2030 के बाद कंटिन्यू रखना नहीं रखना ये पार्लियामेंट की बात है, उस समय की पार्लियामेंट सोची। कभी भी अनुच्छेद 16 और 15 में आरक्षण के लिए समय सीमा की बात न अंबेडकर जी ने कही, न संविधान सभा में कही, और न संविधान ने की। यह फंडामेंटल राइट्स में है, जिसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। पारडीवाला जी से, न्यायमूर्ति महोदय से मैं क्षमा चाहता हूँ। इस प्रकार के विधान यदि पॉलिटिशियंस करते हैं तो हम सोच सकते हैं कि उन्होंने न तो डिबेट्स पढ़े हैं, न संविधान की उनको जानकारी है। इस प्रकार का विधान यदि कोई सामान्य व्यक्ति करता है तो सोच सकते हैं। भ्रम निर्माण करने के लिए इस प्रकार का विधान यदि RSS का कोई कार्यकर्ता करता है तो मैं बात समझ सकता हूं, परंतु सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर जब इस प्रकार का विधान करते हैं तो आरक्षण के संबंध में अंबेडकर का नाम लेकर समाज में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं। इसलिए बड़ी नम्रता से उनकी क्षमा चाहते हुए उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वह संविधान सभा डिबेट्स कम से कम एक बार देख ले। तो इस प्रकार से अंबेडकरी समाज के दृष्टिकोण से मैं इस आरक्षण की तौर देखता हूं। यह आरक्षण जो है, यह आर्थिक आधार पर दिया गया आरक्षण संविधान विरोधी है, क्योंकि यह समानता के सिद्धांत की हत्या करता है, क्योंकि यह 50% की सीमा को भंग करता है, क्योंकि यह 25% जो सवर्ण है उनको अनुकूल है,
उनको 50% आरक्षण, 10+40 आरक्षण देकर 75% SC/ST OBC को यह केवल 50% के आरक्षण से बांधना चाहता है। यह अन्याय है, संविधान के प्रति यह द्रोह है। और जिस सर्वोच्च न्यायालय पर संविधान के सुरक्षा की जिम्मेदारी है, सर्वोच्च न्यायालय बार बार दोहराता है कि वी आर द गार्डियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान के गार्डियन कहलाने वाला सर्वोच्च न्यायालय जब संविधान के सिद्धांतों की इस प्रकार से हत्या करता है तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए सवाल खड़ा होता है कि अब हम कहां पर जाए। राजनीति, बहुसंख्यकों की राजनीति संविधान की हत्या करने पर तुली हुई है। बहुसंख्यकों की, बहुमत की नहीं कह रहा हूं मैं, बहुसंख्यकों की राजनीति संविधान की हत्या करने पर तुली हुई है। हमारे लिए एक ही आश्रय है और वो सर्वोच्च न्यायालय। जब सर्वोच्च न्यायालय भी इस प्रकार के निर्णय देकर संविधान के सिद्धांतों की, समानता के सिद्धांतों की हत्या करने को पुरस्कृत करता है, तो संविधान बचाने के लिए हम लोगों ने कहाँ जाना चाहिए? हम लोगों ने जाना चाहिए लोगों के पास। हम लोगों ने जाना चाहिए लोगों के पास, क्योंकि भारत के लोग सार्वभौम हैं, ऐसा संविधान कहते हैं। आइए, एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, संविधान के माध्यम से अहिंसक क्रांति के लिए जो मंत्र दिया, एजुकेट, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, शिक्षित बनो, प्रबोधन, आंदोलन और संगठन, ये जो मंत्र दिया, यह मंत्र लेकर, यह संविधान लेकर, यह निर्णय लेकर हम लोगों तक जाएं, लोगों का प्रबोधन करें। शायद लोगों को हम अपनी बात समझा पाए तो इस सारी प्रक्रिया को हम रोक सकते हैं। मैं फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ। शायद आप लोग जब इसको सुनेंगे, यदि ध्यान से सुनेंगे तो और इस पर सोचेंगे, विचार करेंगे, तो मैं उस समय आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। फिर से एक बार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और भारत के संविधान के प्रति अभिवादन व्यक्त करते हुए मैं यहाँ अपनी बात समाप्त करता हूँ।